Good morning all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. So आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल रिव्यू के बारे में. जब मैं हिस्टोरिकल रिव्यू की बात करती हूँ तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री को स्टडी करना. नाउ क्योंकि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, तो हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे एम्ब्रियोलॉजी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ. यानी कि एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? भ्रूण का डेवलपमेंट, भ्रूण का परिवर्धन, यानी कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, भ्रूण का जो परिवर्धन हो रहा है, उसकी जो स्टडी होगी उसको हम क्या नाम देंगे? एम्ब्रियोलॉजी. यानी कि भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन करना, स्टडी करना इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी. नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है हम सबके माइंड में कि जब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड होती है ये, या फिर सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों साइमल्टेनियसली सिमिलर है. तो यस, एम्ब्रियोलॉजी को पहले डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट माना जाता है. सीधी सी बात है, एम्ब्रियोलॉजी है तो डेवलपमेंट का पार्ट तो होगा ही होगा. एंड सेकेंडली एम्ब्रियोलॉजी एक बेसिस है डेवलपमेंटल बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए. इस बेसिस के बिना हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को भी स्टडी नहीं कर पाएंगे. हमारे लिए इतना इजी नहीं होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी को भी स्टडी करना. नाउ सेकेंड थिंग, जब मैं बात कर रही हूँ हिस्टोरिकल रिव्यू की, तो यहाँ हम बात करेंगे कुछ थ्योरीज़ की, जो नॉर्मली थ्योरीज़ होती हैं उनकी बात करेंगे. कौन से साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी थी, क्या क्या माइंडसेट था एक्चुअल में साइंटिस्ट का, क्या क्या उन्होंने डिस्कवर किया, एंड एट लास्ट उन्हें क्या कंक्लूजन मिला जिसकी वजह से उन्हें चीज़ों को चेंज करना पड़ा. राइट, तो उन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करेंगे. फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे एंशिएंट थ्योरीज़, एंड सेकेंड थिंग हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियड की थ्योरीज़ को, मॉडर्न थ्योरीज़. फर्स्टली एंशिएंट पीरियड के अंदर टू टाइप की थ्योरीज़ या टू टाइप के थॉट्स चलते आ रहे हैं. पहला एंशिएंट थॉट्स थे एंड सेकेंड थॉट्स वर ग्रीक थॉट्स, जो कि ग्रीक फिलोसफर्स या ग्रीक साइंटिस्ट के थॉट्स थे, तो उन्हें हमने ग्रीक थॉट्स बोल दिया. नाउ एंशिएंट थॉट्स की बात करते हैं. सबसे पहले 3000 से 1500 BC. पहली बात तो BC मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम होगा उसको हम BC की कैटेगरी में रेंज करेंगे, एंड AD की कैटेगरी में उन टाइम को रेंज करेंगे जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम है. यानी कि AD को आप इन्ना डोमिनी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. AD मीन्स इन्ना डोमिनी. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्टली क्योंकि हम बोल रहे हैं प्रिमिटिव थॉट्स हैं, एंशिएंट थॉट्स हैं, आधुनिक नहीं हैं, तो इसके अंदर हमारे कुछ शास्त्र, धर्म ग्रंथ, ये सब चीज़ें आएंगी. तो एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि इस टाइम पीरियड में हमारी जो बुक्स थी एंशिएंट टाइम की, उन बुक्स में ऑलरेडी कैसे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, गर्भपात कैसे किया जाता है, प्रेगनेंसी को कैसे रिमूव किया जाता है, उसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि प्रेगनेंसी को रिमूव करने के वेज बता रखे हैं, तरीके बता रखे हैं कि किस तरह से प्रेगनेंसी को रिमूव कर सकते हैं. इसी के साथ साथ क्योंकि प्राचीनतम अभिलेख है, रिटन मटेरियल्स हैं, प्राचीनतम मीन्स बहुत पुराने टाइम के, पौराणिक बोलते हैं हम, प्राचीन बोलते हैं, वो अभिलेख हैं, उनके अंदर ये बताया गया है. दूसरी चीज़ ये भी बताया गया है कि जब भ्रूण का निर्माण होता है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन कहाँ होता है? फीमेल की बॉडी में ही होता है. मादा का जो गर्भ है, यूटेरस वॉल है, उसी के अंदर होता है. इसके बारे में ऑलरेडी इतने टाइम पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी. नाउ सेकेंड 600 BC के अराउंड हमने कुछ स्टडी किया और हमें कुछ चीज़ें मिली कि क्या इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे हमारे पास थी. तो हमें इस टाइम पे 3 इन्फॉर्मेशंस मिली थी, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. जो सबसे पहली कि जब भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है. एक अंडे की,
एक बीज की या सीड की बोल सकते हो, एक सजीव की यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव होने चाहिए, सीड या बीज होने चाहिए, एग या अंडे होने चाहिए। इनमें से किसी में से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है एंड रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑर्गेनिजम्स का निर्माण, जंतुओं का निर्माण हो सकता है। तीसरी बात आती है सेकेंड एंड थर्ड एडी की। सेकेंड एंड थर्ड एडी की जब हम बात करते हैं, सेकेंड एंड थर्ड एडी इज रिलेटेड टू आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, राइट। सो इस टाइम पीरियड के दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी गई, जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट भारतीय पुस्तक है, इंडियन बुक है, उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई जिसको हम बोलते हैं सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता के बारे में बताया गया। दूसरी चीज़, सुश्रुत संहिता के साथ साथ इसमें ये भी बताया गया कि शिशु का जो परिवर्धन होता है, ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है, बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, वो मदर बॉडी में ही होता है। मदर बॉडी फीमेल बॉडी में ही होता है। और फीमेल बॉडी के भी किस पार्ट में होता है, यूटेरस में होता है, गर्भाशय में होता है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक दे दी गई थी। सीधी सी बात है, इस टाइम पीरियड में हमें पता था, भारतीय पुस्तकें देखने को मिली, इसमें पता था हमें कि प्रेगनेंसी को कैसे हटाते वो पता है। फीमेल बॉडी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। इस पीरियड में बताया गया किन किन चीज़ों से एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है। इसमें सुश्रुत संहिता के बारे में ऑलरेडी लिखा जा चुका था एंड उसी के अंदर देखने को मिला कि यूटेरस में ही मदर का डेवलपमेंट होता है। सो भारतीय इम्पॉर्टेंट इंडियन बुक है। नाउ अब आएंगे हमारे ग्रीक थॉट्स कि ग्रीक फिलोसफर्स या ग्रीक साइंटिस्ट के क्या थॉट्स रहेंगे। सो फर्स्ट थॉट की जब मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट थॉट आता है हिप्पोक्रेट्स का। हिप्पोक्रेट्स का टाइम पीरियड आप देख ही रहे, 460 to 377 BC। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया था, चिक डेवलपमेंट को स्टडी किया था। चिक का डेवलपमेंट कैसे होता है इसको देखा था, इसके पूरे डेवलपमेंट को देखा, एक्सप्लेन किया। मेन पर काम जो था इनका यही था, हिप्पोक्रेट्स। दूसरी बात करेंगे हम साइंटिस्ट की, एम्पीडोकल्स। एम्पीडोकल्स है, एम्पीडोकल्स का मेन काम इन्होंने क्या बताया कि जब भी किसी भी बेबी का डेवलपमेंट होता है, जब भी किसी भी शिशु का परिवर्धन होता है, उस परिवर्धन के टाइम पे आधा पार्ट, आंशिक पार्ट जो है, हाफ पार्ट जो है वो फीमेल की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है और हाफ पार्ट मेल्स की तरफ से, यानी कि दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। आंशिक रूप से कंट्रीब्यूशन होता है और दोनों का मिलकर कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो एम्पीडोकल्स ने ये बात बोली। फिर हमारे आए एरिस्टोटल, सबसे इम्पॉर्टेंट अरस्तु जिन्हें हम बोलते हैं। एरिस्टोटल की बात करेंगे। अरस्तु ने एक बुक लिखी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जिसको हम बोलते हैं डी जनरेशने एनिमेलियम। डी जनरेशने एनिमेलियम। दूसरी चीज़, इस बुक को आप मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, कई जगह पे इसका नेम पूछा जाता है। सेकेंड थिंग जो एरिस्टोटल के बारे में बोली जाती है वो ये कि एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। फादर बोलते हैं हम भ्रूण विज्ञान का, एम्ब्रियोलॉजी का फादर। तीसरी चीज़, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है मॉडर्न फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, तो मॉडर्न फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एरिस्टोटल नहीं आएंगे। कौन आएंगे, अभी हम उनके बारे में नेक्स्ट जब थ्योरीज पढ़ेंगे यहाँ पर तब डिस्कस करेंगे कि कौन है और क्यों इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अगर आता है तो डी जनरेशने एनिमेलियम इनकी बुक है, एरिस्टोटल है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। और लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इन्होंने दी थी, बोली थी, इसी थ्योरी को कि दोनों आंशिक रूप से कंट्रीब्यूट करते हैं, इसी थ्योरी को इन्होंने और आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने का सेंस है कि इसी थ्योरी को उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया,
उन्होंने बताया, उन्होंने एक चीज़ बताई कि जो फीमेल का कंट्रीब्यूशन है वो क्या है और मेल का कंट्रीब्यूशन क्या है। यानी कि इसको तो सपोर्ट कर दिया कि हाँ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बट फीमेल का कंट्रीब्यूशन क्या है एंड मेल का कंट्रीब्यूशन क्या है ये उन्होंने समझा। अब कैसे समझाया, वो ये बताया कि फ़ीमेल जो होती है वो हमेशा न्यूट्रिशन को कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि फ़ीमेल की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होता है वो न्यूट्रिशन का होता है, पोषण पदार्थ का होता है। फीमेल से ही पोषण पदार्थ प्राप्त होता है। दूसरा, मेल का कंट्रीब्यूशन। मेल का कंट्रीब्यूशन ये है कि इनके अंदर स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, और स्पर्म का अगर डेवलपमेंट होगा तो दूसरी चीज़, स्पर्म का काम क्या होता है, प्रेरण करना, प्रेरित करना, यानी कि ये काम क्या करता है, ये प्रेरित करने का काम करता है ताकि आगे जाकर डेवलपमेंट हो सके। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन बताया, एक का पोषण का, न्यूट्रिशन का, एक का प्रेरण का, इंडक्शन का, कैसे इंड्यूस करके आगे बेबी बर्थ को करवाते। तो सीधी सी बात, अभी तक हमने देखे एंशिएंट थॉट्स, ग्रीक थॉट्स, हिपोक्रेट्स, चिक डेवलपमेंट को स्टडी, एरिस्टोटल के 3 थॉट्स थे, एक इनकी बुक, एक ये फादर कहलाते हैं, और तीसरा लास्ट था इनका पॉइंट कि दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है। एनएमपी डोंकल्स ने बोला था कि दोनों का कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ होता है, आंशिक रूप से दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ अब आते हैं हम मॉडर्न पीरियड की थ्योरीज़ पर मॉडर्न पीरियड की थ्योरीज़ पर आने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है अभी तक एंशिएंट थॉट्स और ग्रीक थॉट्स की, फिर हम आगे चलेंगे मॉडर्न पीरियड ऑफ थ्योरीज़ पे, मॉडर्न पीरियड्स पे। चलिए अब पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरीज। फर्स्ट मॉडर्न थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं पूर्व रचना सिद्धांत। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, पूर्व संरचना, पूर्व रचना निर्माण। अब प्री फॉर्मेशन का मतलब सीधा सा ये हुआ, सिंपल शब्दों में बोलो, सरल शब्दों में बोलो, कि स्वेमरडम नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि ऑलरेडी किसी एक बॉडी में पहले से रचित, पूर्व रचित बोल रहे सिद्धांत, पहले से रचित, पहले से बना हुआ प्री फॉर्म्ड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उपस्थित है, जिसको हम मिनी फॉर्म बोल सकते हैं, लघु रूप बोल सकते हो, या मिनिएचर छोटा रूप बोल सकते हो, जो किस अवस्था में उपस्थित है। यानी कि अगर हम हमारी बात करें तो पूर्व रचित क्या होगा, हैंड्स, लेग्स, आईज, हेयर्स, जिसके फॉर्म्ड हैं ऑलरेडी, और फॉर्म्ड है तो वो कैसा है, इतना सा स्ट्रक्चर है, मिनी फॉर्म, छोटा सा फॉर्म है, फोल्डेड फॉर्म में है, हैंड्स एंड लेग्स को फोल्ड करके बैठा है, सो मिनी फॉर्म में ये प्रेजेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, मिनी फॉर्म में तो प्रेजेंट है, लेकिन स्वेमरडम ने ये बताया कि ये लघु रूप है जो ऑलरेडी पहले से निर्मित होता है, इसी को बोला गया थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। और जब ये बड़ा होता है, डेवलप होता है, बेबी बनता है, तब क्या होता है, बस उसके जो हैंड्स और लेग्स फोल्डेड हैं, उन हैंड्स और लेग्स को वो अनफोल्ड कर लेता है नॉर्मल पोजीशन में, एंड साइज में इंक्रीज हो जाता है। यही चीज़ उन्होंने बताई। तो स्वेमरडम के अकॉर्डिंगली एक मिनी फॉर्म, लघु रूप उपस्थित होता है। अब इसी के बेसिस पर क्या होने लग गया, डिस्कशन होने लग गया। कोई बोले ये मिनी फॉर्म स्पर्म्स में होता है, शुक्राणुओं में होता है। तो जिन साइंटिस्ट ने ये बोला कि ये मिनी फॉर्म शुक्राणुओं में होता है, उन साइंटिस्ट के ग्रुप को हमने नाम दे दिया स्पर्मिस्ट। जिन साइंटिस्ट ने बोला ये मिनी फॉर्म ओवा में होता है,
उनको नाम दे दिया हमने ओविस्ट। सीधी सी बात, सिंपल सी बात। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर इन्होंने बोला तो ओविस्ट की कैटेगरी में कौन आते हैं और स्पर्मिस्ट की कैटेगरी में कौन आते हैं। तो साइंटिस्ट हैं अलग अलग। ओविस्ट की कैटेगरी में आते हैं हमारे बोनेट्स मेल्पिगे और स्पर्मिस्ट की कैटेगरी में आते हैं हमारे लियोविनहॉइक। ठीक बात है। इन्होंने बोला स्पर्म के अंदर है ये लघु रूप मिनिएचर फॉर्म एंड एक ने बोला ओवा में है, तो इस तरह से उन्हें कैटेगरीज में बांट दिया गया। तो आई होप ये आपको थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन समझ आ गई होगी और इसको एक डायग्राम के थ्रू भी इन्होंने शो किया कि ये स्पर्म शुक्राणु का डायग्राम है, आपको शायद समझ आ गया होगा। हेड रीजन है ये, नीचे टेल रीजन है, ठीक है। इस टेल हेड रीजन के अंदर यहाँ बताया गया कि यहाँ पर एक लघु रूप हैंड ऑफ लेग्स को फोल्ड करके बैठा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और जो लघु रूप मिनी फॉर्म मिनिएचर फॉर्म इसके अंदर बैठा है, स्पर्म में है, उसको एक नाम भी दिया गया होमनक्यूलस। ठीक बात है, होमनक्यूलस उसे नाम दिया गया। अब सेकेंड थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। एपिजेनेसिस को आप बोल सकते हो अनुजनन सिद्धांत, और ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था उन साइंटिस्ट का नाम था वोल्फ। डबल एफ है, सिंगल एफ नहीं है, ठीक है। तो एपिजेनेसिस थ्योरी क्यों दी गई? इसलिए दी गई क्योंकि ये जो प्री फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट था, ये जो पूर्व रचित सिद्धांत है, इसको क्या कर दिया गया? क्रॉस कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, इसे नहीं एक्सेप्ट किया गया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? बिकॉज ऐसा नहीं होता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है नेचर में। सो सेकेंड थ्योरी आई एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, अनुजनन सिद्धांत। ये कहता है कि प्री फॉर्मेशन जब होता ही नहीं है, इनका कहना था प्री फॉर्मेशन जब होता ही नहीं है तो पूर्व रचित संरचना वाला कोई बात ही नहीं है कि पहले से फॉर्म्ड संरचना कोई होगी, स्ट्रक्चर कोई होगा। तो इन्होंने बोला न्यू ऑर्गेनिजम्स का बहुत स्टार्टिंग से निर्माण होता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है? न्यू ऑर्गन्स के डेवलपमेंट से, ठीक है। यानी कि न्यू ऑर्गन्स का, नए अंगों का विकास होता है शुरुआत से, पहले से रचित कुछ नहीं है, नए सिरे से डेवलपमेंट शुरू होता है और एज अ रिजल्ट बेबी मिलेगा। यानी कि इनकी बात भी सही थी कि जब ये रॉन्ग है, पहले से नहीं बनता, तो नए सिरे से शुरू होगा, और इसी को नाम दिया गया एपिजेनेसिस थ्योरी। साइंटिस्ट का नाम हमें क्लियर है, साइंटिस्ट का नाम है वोल्फ, राइट। अब ये तो बात हुई हमारी एपिजेनेसिस थ्योरी की। अब आता है तीसरा कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं जर्म लेयर सिद्धांत, जर्म लेयर कॉन्सेप्ट। पहली बात इसे किस साइंटिस्ट ने दिया था? स्पेंडर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसे दिया। जब मैं आपको चिक डेवलपमेंट पढ़ा रही थी, चिक डेवलपमेंट की क्लास में हमने पढ़ा था एक न्यूक्लियस ऑफ पेंडर भाग प्रेजेंट होता है स्टार्टिंग में एग में, जब हमने देखा था। तो वही पेंडर है ये, इनका काम ये भी है, इन्होंने जर्म लेयर कॉन्सेप्ट भी दिया। जर्म लेयर कॉन्सेप्ट देते समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बताई वो ये कि जब भी किसी भी जंतु का निर्माण होता है और अगर गैस्ट्रुला निर्मित होता है, बनता है, तो कुछ में 2 लेयर्स, कुछ में 3 लेयर्स, और मोस्ट डेवलप जो होगा उसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। और इन 3 लेयर्स को उन्होंने नाम दिया प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स, ठीक है। प्राथमिक जनन लेयर्स नाम दिया गया। और कौन कौन सी होती है वो? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। पहले 2 लेयर्स बनती हैं और 2 से फिर 3 में विभेदन होता है। तो
ये थी जर्म लेयर कॉन्सेप्ट कि कैसे जर्मिनल लेयर्स जो है जिनसे आगे जाकर सारे अंगों का निर्माण होगा उनका निर्माण होता है। फोर्थ आता है बेयर्स लॉ। नाम से ही पता चल रहा है बेयर्स लॉ है, तो किसने दिया होगा? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने दिया। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने इस थ्योरी को दिया था। बेयर्स लॉ के नाम से जानने को मिलती है। इन्हीं बेयर, यही बेयर हैं जिन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, आधुनिक भ्रूण विज्ञान जिसे बोलते हो, उनके फादर है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, और इन्हीं ने थ्योरी दी बेयर्स लॉ। बेयर्स लॉ क्या कहता है कि जो भी जनरल कैरेक्टर्स हैं, सामान्य लक्षण हैं, ये जनरल कैरेक्टर्स पहले निर्मित होंगे, पहले सबसे पहले बनेंगे और उनके बाद विशिष्ट या स्पेशल कैरेक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर्स का निर्माण पहले होता है, विशिष्ट कैरेक्टर्स जो होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनका निर्माण काफ़ी बाद में होता है। तो ये इनकी थ्योरी थी। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि इनकी थ्योरी में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई, तो सबसे पहली बात, जनरल कैरेक्टर्स कौन होंगे हमारे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जनरल सामान्य लक्षण कौन से देखने को मिलेंगे? सामान्य लक्षण वो लक्षण होंगे जो सब ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, चाहे मैं एम्फीबियंस उठाऊं, चाहे मैं रेप्टाइल्स देखूं, चाहे मैं बर्ड्स देखूं, चाहे मैं मैमल्स देखूं, सबके अंदर वो कैरेक्टर होने चाहिए। ब्रेन सब में होता है, मसल्स सब में दिखेगी, जनरल कैरेक्टर है। हार्ट सब में मिलेगा, जनरल कैरेक्टर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सब में मिलेगा, जनरल कैरेक्टर है। तो ये जो जनरल चीज़ें हैं, जनरलाइज्ड चीज़ें हैं, वो ही सामान्य लक्षण सबसे पहले बनेंगे निर्माण के टाइम, और स्पेशल कैरेक्टर्स जो विशिष्ट लक्षण हैं वो बाद में बनेंगे। क्योंकि विशिष्ट लक्षण की कैटेगरी में कौन आ जाएंगे? हमने 4 ऑर्गेनिजम्स लिए, फेदर्स बर्ड्स में ही मिलेंगे, विशिष्ट कैरेक्टर फेदर्स है, स्पेशल कैरेक्टर बाद में बनेगा। मैमल्स में हेयर्स, विशिष्ट कैरेक्टर। रेप्टाइल्स में आप देखोगे स्केल्स मिलेंगे बॉडी पर, जनरल कैरेक्टर है या स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर? स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर। तो इस तरह से जब कैरेक्टर्स हमें डिफरेंट मिलते हैं तो वो स्पेशल कैरेक्टर हो जाता है उसके लिए, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन बाद में होगा। ये उन्होंने बेयर्स लॉ के थ्रू समझा। 5th थ्योरी हमारी आती है बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ को हम रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी बोलते हैं। रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी थी हमारे साइंटिस्ट ने, जिन्हें हम बोलते हैं हैकल एंड मुल्लर। हैकल एंड मुल्लर की थ्योरी है ये। एंड बायोजेनेटिक लॉ सीधी सी बात बोलता है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। यानी कि जंतुओं का जो व्यक्तिगत डेवलपमेंट है वो किसको रिपीट कर रहा है? फाइलोजेनी को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से व्यक्तिगत जो डेवलपमेंट है वो रिपीट करेगा फाइलोजेनी को, जाति वृत्तीय डेवलपमेंट को, तो उसी को हम बोलेंगे ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। नाउ 6th कॉन्सेप्ट आता है हमारा जर्म प्लाज्म थ्योरी का। सीधी सी बात है, ऑन्टोजेनी व्यक्तिगत डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, एंड फाइलोजेनी पूरी फाइला, जाति को हम जहाँ देख रहे हैं, पूरे स्पीशीज़ को हम जहाँ देख रहे हैं, वो हो जाता है फाइलोजेनी। तो दोनों के डेवलपमेंट को हम कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं जर्म प्लाज्म थ्योरी की। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी है, देखो नाम से पता चल रहा है जर्म प्लाज्म। दी किसने थी ये थ्योरी? ये इंपॉर्टेंट है। जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑगस्ट वीजमैन, साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने दी थी।
ऑगस्ट वीजमैन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी को दिया। एंड जर्म प्लाज्म थ्योरी ये कहती है कि जो जर्म सेल्स हैं इनमें कुछ भी चेंज होगा, कुछ भी परिवर्तन होगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है कैरेक्टर। यानी कि इन्होंने सेल्स को दो सेल्स की कैटेगरी में डिवाइड किया, एक सोमैटिक सेल्स, एक जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स ऐसे सेल्स जिनको हम जर्म सेल्स के अलावा मानते हैं, बॉडी के सारे सेल्स जर्म सेल्स के अलावा। म्यूटेशन होगा सोमैटिक सेल्स में तो वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी नहीं हो पाएगा। इफ़ जर्म सेल्स हैं तो जर्म सेल्स ऐसे सेल्स जिनमें आप बोल सकते हो जिनसे आगे जाकर गोनाड्स का डेवलपमेंट होता है, जिनसे आगे जाकर स्पर्म ओवा का डेवलपमेंट होता है। जर्म सेल्स वो सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स का डेवलपमेंट। सो जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने ये बोला जर्म सेल्स या जर्म प्लाज्म में कुछ भी चेंज नेक्स्ट जनरेशन में दूसरी पीढ़ी में लेकर जाएगा उस चेंज को, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जा पाए। नाउ सेवेंथ थ्योरी जो हमारी आती है वो आती है मोज़ैक थ्योरी। मोज़ैक थ्योरी नाम से पता चल रहा है हमको, मोज़ैक। मोज़ैक का मतलब होता है अलग अलग दिखना, ठीक है, अलग अलग तरीके से दिखना। दी किसने थी इस थ्योरी को दिया था, साइंटिस्ट का नाम है रॉक्स साइंटिस्ट ने दिया। एंड क्योंकि नाम ही हम बोल रहे हैं मोज़ैक है, अलग अलग दिखता है, तो ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है एक ब्लास्टुला है, उसमें ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक बात है, मान ली हमने ये बात, ब्लास्टुला है उसमें ब्लास्टोमियर्स हैं। क्योंकि इनके अनुसार ये ब्लास्टुला कैसा दिखेगा, मोज़ैक जैसा, यानी कि अलग अलग दिखेगा, यानी कि हर भाग से कुछ और बनेगा। यहाँ से सपोज मैंने मान लिया स्किन बन रही है तो यहाँ से मैं मान लूँगी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र बनेगा। यहाँ से मैं मान लूँगी रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, श्वसन तंत्र बनेगा, तो यहाँ से मैं मान लूँगी गोनाड बनेगा, जनदंग बनेगा। तो अलग अलग रीजन्स बन रहे हैं, हर सेल से अलग अलग रीजन बन रहे हैं, तो ये किसकी तरह ऑब्जर्व हो रहा है हमें, मोज़ैक की तरह, मोज़ैक। सो मोज़ैक अलग अलग। एंड इस कंडीशन में अगर मैं कैसे भी करके क्या रिमूव कर दूँ, सेल रिमूव कर दूँ, एक सेल बाहर निकाल लूँ, तो क्या होगा, वो अंग बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भविष्य का निर्धारण हो चुका, भविष्य का निर्धारण, फ्यूचर डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी। तो एक सेल निकाल कर अगर डेवलपमेंट करवाया जाए तो उस सेल से जो बनना चाहिए वो ऑर्गेनिज्म में नहीं बनेगा, तो वो पार्ट लॉस्ट ही मिलेगा हमें ऑर्गेनिज्म से। तो मोज़ैक अलग अलग तरह का ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं रेगुलेटिव थ्योरी। इसी की अपोजिट थ्योरी है रेगुलेटिव थ्योरी, और इसको दिया था जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है ड्रीश नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया। अब देखोगे इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने बोला इसकी अपोजिट है, तो अब क्या होगा, ये मोज़ैक जैसा दिखाई नहीं देगा, यानी कि फ्यूचर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, भविष्य का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, यानी कि हर पार्ट से कुछ भी बन सकता है, टोटीपोटेंट है ये, एक तरह से किसी भी पार्ट से कुछ भी निर्मित करवा सकते हैं, टोटीपोटेंट नेचर, राइट। अब टोटीपोटेंट है तो इस पार्ट से अगर कुछ भी बन सकता है तो ये ड्रीश की थ्योरी है। इस पार्ट से अगर कुछ भी बन सकता है तो मैं अगर एक सेल रिमूव भी करा लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सेल्स मिलकर उस भाग को बनवा देंगी जो यहाँ से बनना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ भी हटेगा नहीं, कुछ भी कम नहीं होगा, बस ऑर्गेनिज्म का साइज जो है वो छोटा हो सकता है, आकार छोटा हो सकता है, क्योंकि कुछ सेल गायब हुआ है। तो रेगुलेटिव का मतलब है रेगुलेट कर रहे हैं ये सेल्स प्रोसेस को। इसके जो आसपास के सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, पास वाले सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, सेल्स को रेगुलेट कर लेंगे, और रेगुलेट करने के चक्कर में ये क्या करते हैं, सारे पार्ट्स बनवाते हैं, आसपास वाले सेल एडजस्ट करके उससे वो पार्ट भी बनवा देंगे जो बनना चाहिए था और लॉस्ट
हो चुका है या हमने लेबोरेटरी में निकाल लिया।